तो आज हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। द वर्ल्ड इज इनहेबिटेड बाय इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर while सम ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें मतलब एक से ज़्यादा सेल्स से वो बनते हैं। तो हाउएवर एनी लिविंग बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, देयरफॉर अ सेल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी जिंदा चीज़ हैं, जीव, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सबका बॉडी एक सेल से बना है। इसका डेफिनेशन है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी फाउंड बाय एन ऑटो रेप्लिकेटिंग मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म enclosed by a semi-permeable membrane is called cell। अब इसमें 3 वर्ड है, इसको लिखो पहले। द फर्स्ट इज फंक्शनल यूनिट, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनल है। फंक्शनल मीन्स वो काम करता है इन अ लिविंग बॉडी, मतलब उस लिविंग बॉडी में हर सेल का अपना एक काम होता है, और वो ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब सब सेल्स एक बॉडी में जो सेल्स होते हैं एक ऑर्गन के, वो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसमें एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बाय एनक्लोज्ड बाय अ सेमी परमिएबल मतलब परमिएबल का मीनिंग होता है जिसमें से लिक्विड पास हो सके। अब सेमी परमिएबल मतलब यहाँ से कम लिक्विड पास होगा, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, मतलब होल्स हैं, जहाँ से बॉडी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और डिहाइड्रेशन के तौर पे, पसीने के तौर पे हमारे बॉडी से पानी निकाल भी देता है। तो इस वो होता है ड्यू टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस टोटल स्ट्रक्चर को सेल बोला गया है। नाउ इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म, a nuclear membrane, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। तो इसमें जो सेल का 3 पार्ट्स है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है पहला, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और थर्ड है गोल्गी बॉडीज। दे वर्क टुगेदर टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ना इसमें ही एक और पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड तो जो तीनों पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और गोल्गी बॉडीज, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है इट कैरीज द सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। द सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर बाय साइक्लोसिस। तो जो उस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स में ये पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको साइक्लोसिस बोला जाता है। एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग एंड फूड, ब्लड एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या है, ये बॉडी में जो फूड है, हॉर्मोन्स हैं और ब्लड है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ द न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी, स्फीयर होता है मतलब पूरा सर्कल नहीं होता है। और इसका डेफिनेशन है द स्फेरिकल ऑर्गेनल कंटेनिंग डीएनए बाउंड बाय 2 lipoprotein membranes present in the protoplasm of the eukaryotic
associated with control of cellular functions is known as nucleus. Nucleus is also called the brain of the cell. Now, ultra structure of nucleus. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो काफी चीजों को कंट्रोल करता है. Now, a typical nucleus is formed of the following parts or components. The first is the nuclear membrane. The membrane present surrounding the nucleus is called nuclear membrane. मतलब ये मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन मतलब एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के आसपास कवर करता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. तो ये एक पार्टीशन का काम करता है उसमें. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनस इन नेचर. अब ये इसका फीचर बताया गया है दैट इट इज लाइपोप्रोटीनियस, मतलब ये प्रोटीन्स का पार्ट से ही बना हुआ है एक तरीके से. एंड द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. नाउ द पोर्स मींस होल्स. ये मतलब अभी मैंने बताया इसके पहले कि इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मींस क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स द लिक्विड, या तो अंदर लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा या एक्सक्रीट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा. नाउ इन बोथ द केसेस उस होल्स को पोर्स बोला जाता है. सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोलस इज द मोस्ट कंडेंस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस. और फोंटाना इन 1781 फर्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. नाउ who was the first person to describe the structure of nucleolus was Fontana. 1781 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ले आया. और इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ phosphoprotein and RNA. RNA is ribonucleic acid. Now the RNA का फुल फॉर्म लिख लो पहले. It's ribonucleic acid. There are 4 distinct zones and they are granular zone, fibrillar zone, amorphous zone और nucleolus associated chemicals. अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है फिर? तो हम लोग पहले पढ़े न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड में आया न्यूक्लियोलस, इसका थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म. द क्वासी फ्लूइड transparent or granular matrix of the nucleus present in the nuclear membrane is called nucleoplasm. अब यहाँ पे quasi fluid मतलब हो गया थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड, और जो कि ट्रांसपेरेंट है मतलब लाइक वाटर, बट वो गाढ़ा है थोड़ा सा. और ग्रैनुलर है मतलब ग्रैनुलर मीन्स ग्रेन्स, तो उसके अंदर कुछ दानेदार जैसा कुछ है, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलर. और इन तीनों को मिला के जो न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म होता है. एंड दे आर आल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ. कैरियोलिम्फ उसका दूसरा नाम है. इन दिस फ्लूइड न्यूक्लियर रेटिकुलम फ्लोट्स. न्यूक्लियोप्लाज्म contains DNA, RNA, proteins, histone, different enzymes, mineral salts of calcium, potassium, manganese, etc. अब ये क्या करते हैं, मतलब ये इसमें फ्लोट करते हैं. ये सारे ये तुमको लर्न करने पड़ेंगे. और देन देयर इज न्यूक्लियर फॉर्म. नाउ इट इज आल्सो नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स. न्यूक्लियर फाइबर्स को क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोलते हैं. और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, in the nucleoplasm there are many long coiled means spring type structures that are called chromatin fibers. अब chromatin fibers ये न्यूक्लियोप्लाज्म में रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. रेटिकुलर जो कि उसको न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है. ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल जब स्प्लिट होता है into 2 parts and those 2 parts into further
टू पार्ट्स, यानी कि एक सेल से दो पार्ट बना, उसको फिर स्प्लिट हुआ तो वो चार बनेगा, 4 से 8 बनेगा, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। अब जब वो मल्टीप्लाई होता है तो ये एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो fibers appear as fine threads at interface, and during phosphase they take the shape of the sums. Each chromatin thread is composed of nucleic acid and protein. Chromatin fibers are also of two types, namely heterochromatin and euchromatin, right? हाँ, euchromatin। ये थोड़ा सा स्पेलिंग लर्न कर लेना। तो ये हो गया है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये एक गैसीय फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट और ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब गैसीय फ्लूइड मतलब गाढ़ा लिक्विड जो कि ट्रांसपेरेंट होता है पानी की तरह, और वो दानेदार होता है, जिसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और एंजाइम्स वो कंटेन करता है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हिस्टोन, डिफरेंट टाइप एंजाइम्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स 4 किस्म के होते हैं, वो लिखा हुआ है। और फोर्थ पार्ट आता है क्रोमैटिन फाइबर्स वाला पार्ट, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है। ये कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद इसका फंक्शन। न्यूक्लियस इज द एसेंशियल, indispensable and it stores all kind of genetic information in its DNA। तो डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे में। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेल्स का एक पार्ट होता है जो डिटरमाइन करता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक का मतलब होता है हमारे अनुवांशिक, और समथिंग लाइक दैट, लाइक यू एक्सप्लेन इट genes, actually genes, genes, which means the genes of your father in your body। तो वो डीएनए होता है। the next successor carries those डीएनए along with them, मतलब पेरेंट से वो ट्रांसफर होता है। so the genetic material of nucleus is DNA। तो ये याद कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, which is required for growth and development, reproduction एंड फ्रॉम मदर सेल टू डॉटर वन। मतलब वही है, डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर और मतलब टू द चिल्ड्रन। अब न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद।